Hello friends, welcome to English is Easy with Vishal. So in this video, we are going to solve 25 questions which have been asked in various type of exams. So let's start. First question is, which of the following pairs is mismatched? अब देखिए, हेमलेट 1601 करेक्ट है. ट्रेजिक पीरियड ये याद रखिएगा. शेक्सपियर का पूरा करियर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ट्रेजिक पीरियड, कॉमिक पीरियड एंड आफ्टर दैट रोमांस. तो 12th नाइट ये कॉमिक पीरियड आ गया. सिम्बेलाइन ये है रोमांस और इसको अर्ली रोमांस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके बाद भी इन्होंने ये पहला दूसरा ही था इनका रोमांस में. फिर उसके बाद 1611 में लिखा द टेम्पेस्ट. ठीक है. अब रोमांस पीरियड का जो टाइमिंग है वो है एक्चुअली 1610 से लेके 1612. अब ये कमीशन ने इसको सिम्बलाइन को करेक्ट आंसर माना है, इसको मिसमैच माना है. क्यों? क्योंकि लोग देखिए शेक्सपियर का जो टाइम है ना तो उसमें कोई भी चीज एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेड नहीं है. ठीक है. तो ये कैसे कर सकते हैं कि ये जो लिखा गया होगा 1610 के आसपास लिखा गया होगा, तो इसलिए इसको कमीशन ये कहता है कि आंसर सी करेक्ट है. यहाँ पे ये मिसमैच है. मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? अब देखिए इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई थी जब मैं पढ़ता था. 4 6 8 सारे इवन नंबर. ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, दैट इज हेनरी 7th. ये इन्होंने नहीं लिखा है, बाकी सारे इन्होंने लिखे हैं, 4 भी 6 भी और 8 भी. सो द थर्ड क्वेश्चन इज, which of the following statement is incorrect with reference to John Milton? Incorrect अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे. 1671 में he published his last volume of poetry. अब ये बात करेक्ट हो गई यहीं पे. ठीक है. तो पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसन एगोनिस्टस दोनों मिला के उन्होंने पब्लिश किया था 1671 में. तो ये बात करेक्ट है. फाइंड आउट क्या करना है? इनकरेक्ट. पैराडाइज रिगेन्स इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट. ये बात भी सही है. पैराडाइज लॉस्ट पढ़ने में ज्यादा मजा आता है रीडर्स को और रिगेन पढ़ने में उतना मजा नहीं आता. छोटा भी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं. सैमसन एगोनिस्टस इन फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन. अब ये बात यहाँ पे गलत है और अपने को वही आंसर ढूंढना था कि गलत क्या है. ठीक है. सैमसन एगोनिस्टस स्ट्रक्चरली बहुत ही अच्छा प्ले लिखा गया हुआ है और उसमें यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन देखने को मिलता है. आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये कॉन्सेप्ट यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन एक प्ले में होना चाहिए, ये बात किस फिलोसोफर ने बोली थी? लिसिडस हैज द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्स. ये बात भी सही है यहाँ पे. ओके. तो करेक्ट आंसर इज सी. Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity? देखिए 6-line stanza पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. 6-line stanza मतलब कि राइमिंग स्कीम क्या है? A B ठीक है. जनरली ये फॉलो होती है जो कि शेक्सपियर ने फॉलो की थी और इसका नाम क्या था? सेस्टा रीमा. SESTARIMA. आप रीमा भी पढ़ सकते हो, राइमा पढ़ सकते हो. ये किसमें लिखा गया था? वीनस एंड एडोनिस में. ये देखिए पैशनेट पिलग्रिम शेक्सपियर ने लिखा ही नहीं है. रेप ऑफ लुक्रेसी, वीनस एंड एडोनिस ये इन्होंने लिखा था 1593 में. ठीक है. वर्स में इन्होंने सिर्फ यही दो चीज लिखी है, बाकी उनकी जो सोनेट्स हैं. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? ठीक है. तो मिडिल क्लास एक गांव की रूरल सेटिंग की कौन सी हमको यहाँ पे प्ले देखने को मिलता है? द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. ओके. ये थोड़ा सा स्पेस मिल गया, यहाँ पे एक ही वर्ड है ये विंडसर. ओके. अच्छा ये याद रखिएगा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सर जॉन फेल्स्टाफ. दिस इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर. ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में. Which of the following works is not written by John Milton? जॉन मिल्टन ने क्या नहीं लिखा है? ऑफ एजुकेशन इन्हीं का लिखा हुआ है, एरियोपेजिटिका इन्हीं का लिखा हुआ है, ऑन शेक्सपियर इन्हीं का लिखा हुआ है. क्या नहीं लिखा है? द करेक्ट आंसर इज डी, एल्मा द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड. ये एक लॉन्ग ह्यूमरस पोएम है और इसको लिखने वाले थे मैथ्यू प्रायर. So the seventh question is, which of the following works is not written by John Milton? On his blindness, on the late massacre of Piedmont, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी. ये तीनों के तीनों वर्क जॉन मिल्टन ने लिखे हैं. कौन सा नहीं लिखा है? वो है पैशनेट पिलग्रिम. पैशनेट पिलग्रिम ये एक एंथोलॉजी है. एंथोलॉजी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पोएट्री. इसमें कितनी पोएम्स हैं? 20 पोएम्स हैं. इस बुक में जिसमें 20 पोएम्स हैं उसके फर्स्ट पेज पे लिखा है दीज पोएम्स आर एट्रीब्यूटेड टू डब्ल्यू शेक्सपियर. ठीक है. अब किस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक्चुअली विलियम शेक्सपियर ने लिखा है या नहीं लिखा है. ठीक है. तो बस बुक को पब्लिश करने वाले ने ये नाम दे दिया कि ये भाई साहब ये पोएम्स एट्रीब्यूटेड है किसको? डब्ल्यू शेक्सपियर उसने वर्ड यूज किया था. ओके. अब उस बंदे का नाम क्या था जिसने सारी 20 पोएम्स कलेक्ट की और उसको पब्लिश किया? उसका नाम था विलियम जैगार्ड, ARD. ओके. ठीक है. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ मिल्टन्स सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? तो देखिए एक बात जो मुझे सीधे याद आती है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो टाइटल था वो जॉन मिल्टन ने खुद नहीं दिया था. एक बंदा था उसका नाम था थॉमस न्यूटन. ठीक है. थॉमस न्यूटन ने आंसर सी
इट्स नॉट अ टाइटल गिवन बाय हिमसेल्फ। ओके, ये बाद में जो एंथोलॉजिस्ट आए उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल सोनेट जो होती है उसमें होते हैं 14 लाइन्स, बट कर्टल सोनेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है छोटी छोटी हो गई, थोड़ी शॉर्ट हो गई, उसमें होते हैं 12 लाइन्स। ठीक है, ये किसने लिखा हुआ है? एन इवनिंग वॉक, इट इज अ लॉन्ग पोएम। ठीक है, कब पब्लिश हुई है? 1793 में। इट्स अ लॉन्ग पोएम written by William Wordsworth. Moving to the question number 10, which of the following works is not written by William Wordsworth? The Thorn इन्होंने लिखी है, एडिथ बॉय इन्होंने लिखी है, साइमन ली इन्होंने लिखी है। क्या नहीं लिखा है? बियॉन्ड। बियॉन्ड क्या है? एक नॉवेल है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसको लिखने वाले हैं जॉन गैल्सवर्दी। ये कब पब्लिश की इन्होंने? सॉरी, 1917 में। और ये जो बाकी तीन ऑप्शंस हैं, ये तीनों तीनों पोएम है एक्चुअली। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन? अच्छा, तो ये बात एवर इंड्यूरिंग मैन इनको बोली थी एस.टी. कॉलरिज ने, दोनों दोस्त थे। तो ये वर्ड इन्होंने पोएम में यूज किया है, किसके लिए? एस.टी. कॉलरिज ने। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय। मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय मिस्टर जॉन गैल्सवर्दी। ये इनका एक बहुत बड़ा एक सागा था, फोरसाइथ सागा। 3 नॉवेल्स लिखी थी, 2 इंटरल्यूड लिखे थे। ठीक है, आपको मैं तीनों को नाम दे देता हूँ। फर्स्ट द व्हाइट मंकी, उसके बाद इन्होंने एक इंटरल्यूड लिखा, उसका अ साइलेंट वूइंग। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा नॉवेल लिखा, उसका नाम था द सिल्वर स्पून। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ। और इसके बाद फिर से एक इंटरल्यूड लिखा और उसका नाम था पासर्स बाय। फिर उसके बाद इन्होंने तीसरी नॉवेल लिखी, फाइनल नॉवेल, उसका नाम था स्वान सॉन्ग। 3 प्ले हो गए, 2 इंटरल्यूड हो गए, फोर साइड सागा। और उसके बाद इन्होंने इन सबको कंपाइल किया और उसके बाद उसको पब्लिश किया, उसका नाम रखा अ मॉडर्न कॉमेडी, written by Mr. John Galsworthy. Moving to the question number 13th, John Galsworthy's idea on drama are found in. Okay, तो ये बहुत ही सिंपल है, The Inn of Tranquility, ये इसका आंसर है। अब इसका नाम अगर पूरा देखें तो क्या है? The Inn of Tranquility, Studies and Essays। आपको देख के पता चल जाएगा कि इनके जितने भी ड्रामा के आइडियाज होते हैं वो सारे इसी से लिए गए हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, कोक्सन इज अ कैरेक्टर इन। तो देखिए, कोक्सन नाम का एक कैरेक्टर था, उसका पूरा नाम था रॉबर्ट कॉक्सन, रॉबर्ट कॉक्सटन। ओके, और ये कैरेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है जस्टिस। इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो भी दूंगा। जस्टिस जो कि पब्लिश हुई थी 1910 में। ठीक है, किसने लिखा था? जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा था। अच्छा, ये एक तरह का जॉन गैल्सवर्दी ने जो ब्रिटिश जेल थी उनकी कंडीशन बड़ी ज़्यादा ख़राब थी, लोग जेल वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे वो मर जाते थे, तो उसकी कंडीशन को ठीक करने के लिए इन्होंने एक कैंपेन चलाया और उसी कैंपेन को जोर देने के लिए उन्होंने इस प्ले को लिखा था। इसमें 3-4 कैरेक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। पहला का नाम आप देख ही रहे हो, रॉबर्ट कॉक्सन, और उसके बाद एक है, उसका नाम है विलियम फेल्डर, कई बार पूछा गया एग्जाम में, विलियम फेल्डर, FALDER। नेक्स्ट इज जेम्स हाउ, वॉल्टर हाउ। ठीक है, ये सारे सारे कैरेक्टर्स जस्टिस से ही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 says William Shakespeare Love's Labour's Lost was a free adaptation of। अब देखिए, लैटिन में एक प्ले लिखा गया था, उस प्ले का नाम था मेनाकेमी बाय प्लॉटस। ठीक है, तो ये प्लॉटस का इस प्ले को इन्होंने सीधा सीधा उन्होंने कॉपी किया और उसके बाद उसने उस प्ले को लिख दिया लव्स लेबर लॉस्ट। ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, हु एक्सक्लेम्स in his sonnet that under this curved marble of thine own sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone। ओके, ये लिखने वाले विलियम बेस हैं और इसके बाद इसके अलावा उनके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन लिटरेचर से रिलेटेड नहीं है। Who describes William Shakespeare as an upstart crow beautified with our own feathers? अच्छा, ये कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिवर्सिटी विट्स के जो पार्ट है रॉबर्ट ग्रीन इन्होंने लिखा था। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स, ये किसने दिया था? तो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट और रथर थे, उनका नाम था जॉर्ज सेंट्सबरी। ओके, तो इन्होंने ये वर्ड दिया था यूनिवर्सिटी विट्स, उसी का पार्ट थे रॉबर्ट ग्रीन और इन्होंने ही शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए ये वर्ड यूज किया था, ये पूरा फ्रेज यूज किया था, एंड अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद our feathers। Okay, moving to the question number 18, who remarked about his father as given below? My father destined me from my infancy to study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired
फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट। ठीक है, तो ये बात बोली है भाई साहब जॉन मिल्टन ने। अपने फादर का नाम भी था जॉन मिल्टन सीनियर, उनके बारे में बात बोली है। अच्छा, जॉन मिल्टन का जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रही है, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, और इन्होंने इन्होंने अंधे भी हो गए थे बाद में, और शुरुआत में इनको स्कूल गए तो वहाँ पे लेडी ऑफ द क्राइस्ट का नाम दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि इनका जो लुक था थोड़ा सा गर्लिश था, तो उनको लेडी लेडी करके वहाँ पे बुलाने लगे। तो इसके बाद इन्होंने इसके पहले इन्होंने जो स्कूलिंग जो की वो होम स्कूलिंग की। ठीक है, और स्कूल में ज़्यादा जा नहीं पाए। तो इन सब वजह से फादर इनको कहते थे ऐसा है तुम सेल्फ स्कूलिंग करो, होम स्कूलिंग करो, और उनको घर पे बैठ के बहुत सारी किताबें पढ़ाई और क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बहुत कुछ बताया पढ़ाया, जिसकी वजह से ये इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसा एक एपिक लिखा है। और इसी वजह से रात में बहुत देर तक लैंप में और कैंडल में पढ़ पढ़ के ये अंधे भी हो गए थे बाद में। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन Thy soul was like a star and dwelt apart। अब देखिए, ये जो पोएम है, ये पोएम लिखी गई है, जॉन मिल्टन के बारे में बोला है। किसने बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है। और ये किसका एक्सट्रैक्ट है? लंदन नाम की एक पोएम थी, और इसको लिखा कब है? 1802 में। ठीक है, तो ये 1802 में जो इन्होंने पोएम लिखी लंदन, उसका ये पार्ट है। और किसके बारे में है? जॉन मिल्टन के बारे में। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन्ड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। तो ल्यूक एक गॉस्पेल थी, उस पे बेस्ड था। ठीक है, अब मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में इसको रिमाइंड कराया। 1671 में लिखा था पैराडाइज रीगेन्ड, और इसके पहले इन्होंने पब्लिश किया था पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, कब? 1667 में। तो याद रखिएगा 1667 पैराडाइज लॉस्ट, और 71 में इन्होंने रिगेन उसको किया। ठीक है, ये किस पे बेस्ड था? ल्यूक्स के गॉस्पेल पे बेस्ड था। अब देखिए, पैराडाइज रिगेन्ड 4 बुक्स में पब्लिश हुआ है, और 2000 से भी ज्यादा लाइन थी इसमें, तो 2000 प्लस लाइन थी इसमें। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। अब देखिए, ये जो लाइन है ये ली गई है पोएम टिंटन एबे से। अब देखिए, टिंटन एबे का जो नाम है ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसको। ये इसका पूरा नाम है लाइन्स। तो दिस वाज द नेम ऑफ द होल पोएम, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई। ये एक रिवर का नाम है। ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। इसी को हम लोग शॉर्ट में टिंटन एबे बोल देते हैं इस पोएम को। ठीक है, इसके अलावा भी ये सारी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। ये लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी टिंटन एबे में आई है। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। ये लाइन किस में आई है? उसका नाम है डी इमॉर्टैलिटी ओड। अब इसका भी बड़ा बड़ा लंबा नाम है, ओड इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, ये कब पब्लिश हुई थी? देखिए, कंप्लीट कब हुई थी? 1804 में, और पब्लिश हुई थी 1807 में। ठीक है, याद रखिएगा इन दो डेट्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टरल एलेजी, और इसका करेक्ट आंसर है लिसिडस। ये एक पेस्टरल एलेजी है। पेस्टरल एलेजी क्या होती है? जिसकी सेटिंग रूरल होती है। और एलेजी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा आप जब थॉटफुल हो जाते हैं और मॉर्न करते हैं किसी की मौत को, तो उसको बोलते हैं एलेजी। लास्ट क्वेश्चन इज लिरिकल बैलेड्स was published in। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में। द करेक्ट आंसर इज 1798, और इसमें टोटल 23 पोएम्स थी। मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ, 23 पोएम्स। इसमें से 19 लिखी थी मिस्टर वर्ड्सवर्थ ने, और 4 लिखी थी इनके ही फ्रेंड S.T. कॉलरिज ने, COLERIDGE। ठीक है, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल।